हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम देखेंगे 5 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस है आज के लिए, उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स। उसके बाद अपोजिशन पार्टीज डिस्कस कर रही हैं कि इम्पीचमेंट मोशन लेके आया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। उसके बाद एक दो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। उसके बाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसको देखेंगे। उसके स्टैटिक पार्ट्स को देखेंगे। उसके बाद वीसीज के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है उसको देखेंगे। उसके बाद कार्बन कैप्चरिंग के बारे में आर्टिकल है तो उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। तो आज ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं हमारे स्टैटिक प्रोसेस को रिवाइज करने के लिए, बस फैक्चुअल चीज़ें हैं एक दो नोट करने वाली। तो चलिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस देख लेते हैं। दोनों हाउस में हो सकती हैं। एडजर्नमेंट होता क्या है कि सिटिंग ऑफ हाउस को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना, ठीक है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स करते हैं, कुछ मिनट से लेकर कुछ डेज तक हो सकती है, ठीक है। और एक होता है वेल ऑफ द हाउस। वेल ऑफ द हाउस क्या है? ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ स्पीकर चेयर। स्पीकर के चेयर के पास थोड़ी स्पेस होती है, उसमें लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट की सीरियसनेस को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस आर्टिकल 87, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस आर्टिकल 118, ठीक है। एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई, इसका जो है कोई डेट फिक्स नहीं होता है। अगर इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने लगा दिया तो इसके बाद कोई डेट नहीं है। जनरली प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हाउस को नोटिफिकेशन के थ्रू एंड कर देते हैं। एंड को प्रोरोगिंग कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर सारे बिजनेस ख़त्म हो गए लोकसभा या राज्यसभा के तो स्पीकर एडजर्नमेंट साइन डाई लगा देते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन लग के सेशन को प्रोरोग कर देते हैं। इसी से मिलता जुलता टर्म है डिसोल्यूशन, लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट हो जाता है जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है कि अब नए इलेक्शंस आएंगे तो उस टाइम पे डिसॉल्व किया जाता है लोकसभा को, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अपोजिशन टू टेक कलेक्टिव कॉल ऑन इम्पीचमेंट मोशन ऑन सीईसी। पहली बात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होगा, इम्पीचमेंट नहीं होता है। पॉलिटी काफ़ी टेक्निकल है तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होगा, इम्पीचमेंट सिर्फ एक पर्सन का होगा, प्रेसिडेंट का होगा, ठीक है। हमने आर्टिकल 324 में देखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड सारे इलेक्शंस का वेस्टेड जो है पावर्स इलेक्शन कमिश्नर में ही होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर क्या क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में इनके रिमूवल के बारे में है, तो पढ़ते हैं उनको भी। सीईसी कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जज कौन से ग्राउंड पे होते हैं रिमूव। तो सबसे पहले इस पर छोटी सी चीज़ें हैं कि अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के मैनर में ही होगा, ठीक है। तो इस ग्राउंड्स को पढ़ लेते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट का अगर रिमूवल करना है तो उसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के रिमूवल में सिर्फ एक बस यही चीज़ है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आते हैं, मोशन ऑफ रिमूवल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी हाउस में मोशन आ सकता है। अगर लोकसभा में आया है तो 100 MPs का साइन चाहिए, राज्यसभा में आया है तो 50 MPs का साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पीकर उसको एग्जामिन करेगा। अगर वो स्पीकर सेटिस्फाइड है तो मोशन जो है एडमिट हो जाएगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मोशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर देते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सीनियर मोस्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। 3 मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद इंक्वायरी कमेटी अपना रिपोर्ट डालती है। इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपने अब पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि खुद को डिफेंड करें और उसके बाद कमेटी पार्लियामेंट को रिपोर्ट सबमिट कर देती है, ठीक है। इस पर बहस होती है, वोटिंग होते हैं। उसके बाद अगर गिल्टी पाए गए, अगर गिल्टी नहीं पाए गए तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर गिल्टी पाए गए तो स्पेशल मेजोरिटी से
इस मोशन को पास किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर 545 मेंबर हैं तो 272 का मेजोरिटी तो होना ही चाहिए। उसके बाद फिर 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस टाइम पे जितने मेंबर हैं उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगा। तो ये स्पेशल मेजोरिटी के लिए है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट अपना रिमूवल ऑर्डर डाल के उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज के इलेक्शन कमिश्नर्स रिकमेंडेशन बाय सीईसी, प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। सीएजी का भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही रिमूवल होगा। उसके बाद यूपीएससी चेयरमैन का है, ये थोड़ा आसान होता है। सबसे पहले कोई एलिगेशन लगाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास रेफ़र होता है, वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफ़र कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको गिल्टी फाउंड करता है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देते हैं। तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक दो फैक्चुअल क्वेश्चंस है। मणिपुर गेट्स ए गवर्नमेंट, खेमचंद इज़ द सीएम विथ 2 डेप्यूटीज़। तो ये सब वनडे एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। 3 बहनें जो थी उनको के ड्रामा देखने का आदत था और वो सुसाइड कर लेती है, तो उस पर है। तो ये ऑनलाइन गेमिंग के बारे में है कुछ द बेबी इन येलो, एविल नन, उसके बाद ब्लू वेल चैलेंज। ये सब क्या है? तो ऑनलाइन गेम्स है, जिसके कारण ब्लू वेल का तो सब जानते ही होंगे कितना ट्रेंड चला था, जिसमें काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते थे। उसके बाद है हाउस ऑफ डायनामाइट, लास्ट यूएस रसिया न्यूक्लियर पैक्ट टू एक्सपायर। ये वनडे एग्जाम्स में फैक्चुअल पूछ सकता है कि हाउस ऑफ डायनामाइट क्या है। ठीक है, इसके बाद है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्स प्रोब इनटू इंडिगोज ऑपरेशनल मेल्टडाउन इन दिसंबर। इंडिगो के जो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी तो उसमें अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोब करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन थ्रू कंपटीशन एक्ट 2002, इस एक्ट से आया और फुल्ली फंक्शनल हुआ 2009 में। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, इसका काम क्या है? तो प्रिवेंटिंग प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रोमोटिंग कंपटीशन एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छी बातें हैं, ज़मीन पे तो कुछ उतरती नहीं है। तो इनको अपॉइंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका टेन्योर 5 साल या 65 साल जो हो, और रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स इंडियन पासपोर्ट फॉर स्टेटलेस तिबेटन वुमेन। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये वुमेन जो है ये 1966 में बॉर्न है, बट इनका जो है सिटीजनशिप कभी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो इनको इंडियन पासपोर्ट नहीं मिला। तो अभी वो स्विट्ज़रलैंड में रह रही थी एज ए स्टेटलेस वुमेन, मतलब इसके कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका हस्बैंड का डिमाइज हो गया, तो वो उनका विश था लास्ट की उनके एसेस को इंडिया में ही किया जाए, तो इसलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने किया कि ये अगर 1966 में बॉर्न है तो सिटीजनशिप बाय बर्थ हो गई और इसको पासपोर्ट इशू किया जाए। तो वही है। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन ये है कि सिटीजनशिप हमारे पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 में। आर्टिकल 5 क्या कहता है? कमेंसमेंट ऑफ सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो सिटीज़न है वो सिटीज़न हो गए, जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए वो सिटीजनशिप हो गए। आर्टिकल 7 में जो पाकिस्तान गए थे फिर वापस इंडिया आ गए तो वो भी सिटीजनशिप रहेंगे। आर्टिकल 8 में है कि बाहर फॉरेन में जो रह रहे हैं वो अगर अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं तो वो सिटीज़न हो जाएंगे। आर्टिकल 9 नो ड्यूअल पॉलिटी, अगर आप कोई दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। और आप अगर इसमें छोटा सा चीज़ है कि अगर आप छोड़ना चाहो तो कैसे कर सकते हो? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, ये 3 चीज़ों से आप सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 10 में है जो अगर आर्टिकल 5 से 8 तक सिटीजनशिप बने रहते हैं तो अगर कोई नया लॉ नहीं आता है तब तक वो सिटीजनशिप बने रहेंगे। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज ऑन एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप से यही है। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में थोड़ा देख लें। 26 जनवरी से 1 जुलाई 1987 तक अगर आप इंडिया में बॉर्न हो तो सिटीजन आप बाय बर्थ बन जाओगे। 1987 से 2004 तक एक पेरेंट आपका मस्ट होना चाहिए इंडियन होने के लिए, और 2004 के बाद एटलीस्ट 1 पेरेंट जो है इंडियन होने चाहिए और अदर जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कट ऑफ डेट सब इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं।
अब जो है मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिससे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वीसीज को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अब कैंसिल कर दिया है कि बोला कि आपने जल्दी जल्दी में डिसीजन लिया है, एक बार फिर से आप इस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास था नहीं, तो बेसिक देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 124 से 147 तक। इसमें आर्टिकल 136 है स्पेशल लीव पिटीशन, अगर हाई कोर्ट से भी नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट अपने खुद से ले सकता है केसेस को आउटसाइड ऑफ एपिलिएट जुरिडिक्शन। और उसके बाद आर्टिकल 144 लॉज डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस पावर के लिए है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है उसके लिए। उसके बाद हाई कोर्ट के आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 214 टू 231। आर्टिकल 226 पावर टू इशू रिट्स। उसके बाद कार्बन कैप्चर इज़ द की टू अचीविंग नेट ज़ीरो गोल। तो इसके बारे में है कि बेसिकली ये क्या है कि टू अचीव नेट जीरो एमिशंस इंडिया कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड मस्ट ऑल्सो यूज़ कार्बन कैप्चर टेक्निक्स। बस यही है कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं रहना है, कार्बन को भी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे सीमेंट, स्टील, केमिकल, रिफाइनरी, ये सब से जो पॉल्यूशन होगी तो उनको भी कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फुल्ली अवॉइड नहीं किया जा सकता है एमिशन को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें। इंडियाज़ नेट ज़ीरो बाय 2070, ये हमने COP 26 ग्लासगो में किया था, और डेवलप्ड कंट्रीज़ का टारगेट 2050 है। इसी से रिलेटेड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को भी देख लें, ये यूरोपियन यूनियन लगाता है। टैक्सेस ऑन कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स, जहाँ ढेर सारा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा करना है ताकि अपने मार्केट में नहीं बेच सके। तो आज के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।